नमस्कार, राम राम। वेलकम टू गुरुकुल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं अंशु सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बोली क्या है, बोली का स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। आज के इस वीडियो में हम ये सारे प्रश्नों को जानने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखें ताकि सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोली के संदर्भ में। ये सारे प्रश्नों को आप रटो मत, केवल समझने का प्रयास करो। आप समझ गए तो बाकी आंसर आप खुद से लिख सकते हो, इसलिए आप इसे समझो। यहाँ मैंने नोट्स बनाए हैं, वह आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ, आप देख लेना। आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हैं। इस चैनल पर BA, MA हिंदी सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाए गए हैं, आप अपने अनुसार वीडियोस देख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि उनके एग्जाम और टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ वीडियो को हम श्री गणेश करते हैं। हिंदी एक भाषा है क्योंकि इसका अपना एक व्याकरण है और यह स्कूलों में पढ़ाई जाती है और यह पूरे विश्व में कहीं ना कहीं समझी भी जाती है। वहीं बोली की बात करूं तो जैसे भोजपुरी हो गई, मारवाड़ी, बुंदेली, यह एक बोली है क्योंकि ये खास इलाकों में बोली जाती है, छोटे से क्षेत्र में बोले जाते हैं। इनका प्रयोग घर या फिर स्थानीय समाज तक ही सीमित होता है, इसके बाहर लोग नहीं बोलते। बाहर में केवल शुद्ध हिंदी या फिर अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और जब यही छोटी सी बोली, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली बड़े इलाके में बड़े विस्तृत हो जाती है, बहुत विकसित हो जाता है, तो उसी ही हम भाषा क्या देते हैं। तो भाषा और बोली में यही अंतर है। छोटे क्षेत्र में बोली जाती है तो वह बोली है, और बड़ा क्षेत्र जब उसका हो जाता है तो वह भाषा कहलाता है। देखिए, बोली में भी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, जैसे कि अवधी भाषा है, उसमें तुलसीदास जी ने अवधी में रामचरितमानस लिख दिया। सूरदास ने ब्रजभाषा में लिखा जो कि बोली है, उसमें भी साहित्य लिखा। जब बोली जो है विकसित हो जाती है तो उसे उपभाषा का दर्जा दिया जाता है, और इसी तरह अवधी और ब्रज भाषा को उपभाषा का दर्जा मिला हुआ है। इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बोली, उपभाषा और भाषा क्या होता है, वो सारी अलग बातें हैं, लेकिन आज हम बोली को ही समझेंगे। तो बोली का परिभाषा किस प्रकार से होगा, तो आप लिख लीजिए। किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का वह रूप जिसका अपना कोई लिखित साहित्य या फिर व्याकरण नहीं होता, वह बोली है। एक छोटा सा क्षेत्र यानी कि ले लेते हैं गाँव या फिर जिला ले लेते हैं, उसमें जो बोली बोली जाती है, जो लोग बातें करते हैं, बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं, बोली, उसे बोली कहते हैं। वह बोलचाल की भाषा जरूर है, उसमें व्याकरण नहीं होता, उसमें लिखित साहित्य भी अच्छे ढंग से नहीं लिखे जाते हैं। जब एक भाषा अलग अलग क्षेत्रों में थोड़े थोड़े बदलाव के साथ बोली जाती है तो उन्हें उस भाषा की बोली कहा जाता है। एक भाषा बोलने वाले लोग या फिर एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग जब दो अलग अलग स्थान पर दूर दूर बस जाते हैं, उन विभिन्न स्थानों पर उनकी भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, उसे ही बोली कहते हैं। हिंदी एक भाषा है क्योंकि इसका अपना एक व्याकरण है। यह स्कूलों में पढ़ाई जाती है और पूरे विश्व में भी कहीं ना कहीं समझी तो जाती है, लेकिन यहाँ पर भोजपुरी, मारवाड़ी, बुंदेली, ये सब जो बोलियां हैं, ये सारी जो बात मैंने बताई, ये भाषा नहीं है, ये बोली है। एक क्षेत्र विशेष जगह पर ही बोली जाती है, इसके बाहर आप जाएंगे तो ये बोली नहीं बोली जाती है, क्योंकि ये खास इलाकों में ही बोली जाती है और इनका प्रयोग घर से या फिर स्थानीय समाज तक ही सीमित होता है। वहीं भाषा की बात करें तो वह बोली से बहुत ज्यादा विस्तृत होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य तक वह भाषा समझा जाता है। बोली की परिभाषा आप यह भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा है, आप लिख सकते हैं भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं होता है तो आप यह छोटा सा परिभाषा भी एग्जाम में लिख सकते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारी भाषा भी बोलते हैं, उस भाषा में बहुत सारी बोलियां भी होती हैं। हमारी हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 5 उपभाषाएं होती हैं, जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। इन सभी में जैसे कि पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है जिसे कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ये सारी पश्चिमी हिंदी में ही बोली बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। तीसरा उपभाषा है राजस्थानी, उसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी बोली बोली जाती है। चौथा है बिहारी, इसमें 3 प्रकार की बोली बोली जाती है, जैसे मगही, मैथिली और भोजपुरी। 5वां है पहाड़ी, इस उपभाषा में गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली जैसी बोली बोली जाती है। तो हम जितने भी जानते हैं, जैसे कि भोजपुरी हो गया या फिर कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया, अवधी, ब्रज, ये सारी की सारी बोलियां हैं। यह भाषा के रूप में नहीं जानी जाती हैं, बल्कि एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे हम बोली कहेंगे। ये सारी बोलियां हिंदी की ही है,
पर थोड़े थोड़े परिवर्तन, दूसरे स्थान पर लोग रहते हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते चला गया और ये विभिन्न बोलियों के नाम से जानी जाने लगी। अब हम जानते हैं मुख्य विशेषता। बोली की सबसे पहली विशेषता है सीमित क्षेत्र। इसमें एक बोली जो है एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, जैसे कि कुछ जिला हो गया, कुछ गांव, जैसे कि भोजपुरी भाषा यह बिहार के कुछ जिला तक ही सीमित है। इसके अलावा जयपुरी हो गया, हरियाणवी, मैथिली, ये सारी की सारी कुछ जिला तक ही सीमित है। इसके बाहर आपको ये बोलियां नहीं मिलेंगी। हिंदी की तरह आप सोचोगे कि यह हर जगह सुनने के लिए मिले, तो ऐसा नहीं होता है। इनका एक छोटा सा सीमित क्षेत्र होता है, छोटे क्षेत्र तक ही सीमित ये रहते हैं बोली। इसके बाद दूसरा विशेषता है मौखिक रूप। जो बोली होता है इसका प्रयोग केवल बोलचाल के लिए ही किया जाता है। लोग आपस में बातचीत जब करते हैं तो बोलचाल अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। किसी की मातृभाषा मैथिली है तो वह अपनी मैथिली भाषा में बोलता है, किसी की ब्रज है तो वह ब्रज में बोलेगा। तो और हम दूसरे लोगों से बात करने का प्रयास जब करते हैं, दूसरे राज्य के लोगों से, तो हम मुख्यतः हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब मौखिक रूप में ही बोल रहे हैं, लिखित रूप से इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हमें साहित्य उपलब्ध नहीं है। हम अवधी और ब्रज भाषा, यह बहुत महत्वपूर्ण और विस्तार हो गया इसका, तब हमें इसमें रामचरितमानस और सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ मिलते हैं। लेकिन ये कोई कोई बोली में ऐसा संभव है, परंतु मुख्यतः जब बात करते हैं तो लिखित साहित्य हमारी बोली में नहीं मिलती है, लिखित साहित्य का अभाव होता है। तीसरा विशेषता है परिवर्तनशीलता। यह जो बोली है थोड़ी थोड़ी अंतराल पर बदलती रहती है, इसीलिए ही हम कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। जैसे एक शब्द लेते हैं पानी, पानी को हम पानी बोलते हैं। हरियाणा में कहेंगे ताई थोड़ा पानी ले आ, और मगही में कहना होगा तो कहेंगे चाची पनिया ले आहू ता। इस तरह एक पानी जो है थोड़े थोड़े दूर पर पानी, पानी और पनिया बन गया। ये शब्द हिंदी के ही है, पर बोली में यह अंतर होने की वजह से शब्द में भी अंतर आ जाता है। यह बोली में ही संभव है। इस तरह बोली जो है हर जगह थोड़े थोड़े दूर पर बदल दी जाती है, लोग अपने हिसाब से उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन ले आते हैं। तो चौथा विशेषता आगे है व्याकरण का अभाव। देखिए, जब इसका मौखिक और लिखित साहित्य हमें प्राप्त नहीं है, इसका मुख्य कारण यही है कि इसमें व्याकरण है ही नहीं। हिंदी में जैसे हमने वचन, कारक आदि पढ़े हैं, संज्ञा सर्वनाम पढ़े हैं, उस प्रकार से आपको बोली में नहीं मिलता है। वहां पर व्याकरण का अभाव होता है, इसलिए ही हम कोई भी बोली हो उसे हम सुनकर ही सीखते हैं, बल्कि उसका हम व्याकरण कभी नहीं सीखते, बल्कि केवल बोली सुनकर सीख लेते हैं। पांचवा है जननी। बोली जो है हर भाषा की जननी होती है। हिंदी भाषा इन्हीं बोलियों पर निर्भर है और इसी से इसका विस्तार अधिक होता है। छठा विशेषता है कि इसका प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता है। हमने हिंदी में देखा, हिंदी में कार्यालय के कार्य होते हैं, इंग्लिश में भी होता है, पर जैसे बहुत सारी बोलियां होती हैं तो बहुत सारी बोलियों में कार्यालय का कार्य नहीं संभव है, इसलिए कार्यालय कार्य जो होता है वह हिंदी या फिर इंग्लिश में ही होता है, बोलियों में नहीं होता है। अब सातवां जो है विशेषता वो ये है स्थानीय शब्द। बोली में स्थानीय शब्द की बहुलता होती है। स्थानीय बोली में लोग बहुत वर्षों से वह बोली बोलते आते हैं। बोलियों में ऐसे शब्द होते हैं जो वही स्थान पर बोला जाता है, तो वो लोग उस बोली का भी, उस शब्द का उस बोली में इस्तेमाल कर लेते हैं। वे आपस में ही वे सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन शुद्ध तौर पर देखें तो वह भाषा में वो सारी बातें नहीं होती। स्थानीय शब्द बोली में ही आपको देखने को मिलेंगे। आठवां है लिपि का अभाव। हमारी जब बोली बोली जाती है उसमें लिपि नहीं होता। भाषा की लिपि होती है, पर बोली की आप कोई भी लिपि नहीं पढ़ पाओगे, बोली की लिपि नहीं होती है। अब नौवां जो विशेषता है लोकगीत का व्यवहार। बोली में बहुत सारी लोकगीत होते हैं और लोकगीत की बहुलता हमें बोली में ही देखने को मिलता है। ब्रज भाषा ले लीजिए, अवधी ले लीजिए या मुख्य मैथिली भाषा ले लीजिए, तो इसमें बहुत सारे लोकगीत लोग बहुत जानते हैं, तो गांव में अभी भी वह बोली में ही गाई जाती है। हिंदी भाषा से ज्यादा बोलियों में, स्थानीय बोलियों में हमें लोकगीत मिलते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारी बोलियों में उनके अपने अपने लोकगीत होते हैं। ब्रज भाषा में अलग लोकगीत, मैथिली में अलग लोकगीत, गढ़वाली में अलग अलग गांव के क्षेत्र के लोगों के गीत होते हैं, जो उनका क्षेत्र से गर्व होता है उसे वे गाकर लोकगीत के रूप में गाते हैं। और अंतिम 10वां विशेषता है कि भाषा की अपेक्षा बोली बोलने वालों की संख्या और उसका महत्व कम होता है। यानी कि भाषा की अपेक्षा
बोली जो है उसमें लोगों की संख्या कम होती है, क्योंकि वह क्षेत्र छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, तो इस वजह से वहाँ के लोग कम होते हैं और भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए कहा गया है कि थोड़ा महत्व बोली का कम होता है और वहाँ के बोलने वाले लोग बोली जो बोलते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। तो ये 10 विशेषता हुए जो मैंने आपको बताया। एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है और समझ तो आपने वैसे ही लिया है। बोली क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है, और मैंने 10 विशेषता आपको बताया है। ये 10 विशेषता आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबों को ध्यान से पढ़ा है और इसका नोट्स बनाकर आपको 10 विशेषता आपको बताया है। तो आप इसे समझिए और इसे नोट्स बनाइए ताकि आपके एग्जाम में यह काम आए। इसके अलावा भी मैंने आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स डाले हुए हैं। आप उस नोट्स को पढ़ सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अंत में आपसे हमेशा की तरह प्रश्न पूछूंगी, आपको बताना है कि सूरदास जी का जो ब्रज भाषा में रचित रचना है, आप उसका नाम बताइए। उसका उत्तर आप कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।